सो हेलो गाइस, आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 30। ठीक है। इससे पहले 29 टेस्ट सीरीज हम लोग कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं। प्री टेस्ट एग्जामिनेशन 2022 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1937 में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस गेवेयर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पदेन अध्यक्ष वायसराय 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस उद्देश्य के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी सरदार पटेल। सरदार पटेल संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। जबकि सलाहकार समिति की उपसमितियां जैसे मूल अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी तथा अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका अनुच्छेद 148, वित्त आयोग आपके 280, प्रशासनिक अधिकरण 323 से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साथ में संघ लोक सेवा तो ये आपका 315। ऑप्शन ए से राइट ऑप्शन होगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलिना टैंक रोधी मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हेलिना तीसरी पीढ़ी की दागों और भूल जाओ श्रेणी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है। दूसरा, इस मिसाइल को ALH रुद्र तथा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर तैनात किया जा सकता है। तीसरा, इस मिसाइल की मारक क्षमता 7 किलोमीटर है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के पात्र नहीं होगा यदि। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लास 1 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राज्यों के राज्यपाल का होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। पहला है लोकसभा के प्रति, दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तीसरा अनुच्छेद 75 सब क्लॉज 3 के अनुसार, 4 आर्टिकल 74 सब क्लॉज 3 के अनुसार। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसमें क्या है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी
वर्ष में 2 बार। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी नमित शर्मा बनाम भारत संघ, वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया गया। पहला है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, दूसरा एस्टीमेट कमेटी से, तीसरा सार्वजनिक उद्यम कमेटी से। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट है, एस्टीमेट कमेटी से। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति को, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा दिन रात को विभाजित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन, यानी ट्रोपोस्फेयर इज राइट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब सबसे कम होता है किसमें? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी ग्रीष्म ऋतु में, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघनन होने की आवश्यक दशा है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ताप में कमी होना। जल वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रियाओं को संघनन कहा जाता है। संघनन वाष्पीकरण के विपरीत प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय जल वाष्प जल या बर्फ के कणों में बदलती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपों में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी 10 अंश उत्तर से 10 अंश दक्षिणी अक्षांश की तरफ ये डिपेंड करता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी पंपास। देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु वह जलवायु है जो भूमध्य सागर के समीपवर्ती भागों में है। भूमध्य सागर के अलावा कैलिफोर्निया के तटवर्ती क्षेत्र, पश्चिमी और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया यानी एडिलेड, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी में केप टाउन भाग और मध्य चिली में ये परिस्थितियाँ मिलती हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्पेन, फ्रांस, चिली, यूनान और यूगोस्लाविया आदि देश भी आते हैं, जबकि अर्जेंटीना के पंपास वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो इसका प्यारा से राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी हिंद महासागर इज राइट ऑप्शन। देखिए 90 ईस्ट रिज एक जलमग्न ज्वालामुखी कटक है जो हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, ये कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे नगोया, नगोया किस लिए है? सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सलेम, सलेम किस लिए है? आपके तेल शोधन के लिए। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स किस लिए है? हवाई जहाज़ के लिए। अबादान लौह एवं इस्पात के लिए फेमस है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप के संबंध में कौन सा असत्य है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन, यानी इसकी रचना दरारी उद्भेदन से हुई है। देखिए दक्कन ट्रैप का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी की दरारी उद्भेदन से लावा का बृहद उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आच्छादित हुआ। इसमें बेसाल्टिक लावा एवं डोलोमाइट का जमाव मिलता है। दक्कन ट्रैप महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में फैला है। इसके कुछ भाग झारखंड, छत्तीसगढ़ व तमिलनाडु में भी हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिला और जोजिला दर्रे निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी जम्मू एंड कश्मीर। देखिए बुर्जिल और जोजिला दर्रे क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बाड़ालाचा, शिवकला, उत्तराखंड में थांगला और सिक्किम में नाथुला और जेलेपला दर्रा स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो ये थी टेस्ट सीरीज नंबर 30, ठीक है। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं 29, लगातार देखिए जारी है। और यूपी पीसीएस एग्ज़ाम 2022 जो आपका क्लियर होगा उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी। तो क्वेश्चन का लेवल भाई हाई होता जा रहा है, ठीक है, ग्राफ हाई होता जा रहा है। तो इसलिए इस टाइप के टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप यूपी पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।